आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जनरल आसिम मुनीर को हालिया पाक भारत जंग में फतह हासिल करने और अपनी फौजी सलाहियतों का लोहा मनवाने पर विफाकी हुकूमत की जानिब से फील्ड मार्शल के एजाज से नवाजा गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने सौहदे को कौम, अफवाज, शोहदा और गाजियों के नाम कर दिया। दूसरी जानिब ग्रेट नेशन बनने का शौक भारत को ले डूबा। पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त और अमेरिका के कहने पर सीज फायर करना दोनों ही मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे अमेरिका की इसराइल को सख्त धमकी, कहा गाजा में जंग बंद करो वरना अमेरिका की हिमायत से महरूम हो जाओगे। लेकिन इसराइल की हटदर्मी अभी भी बरकरार, मजीद 44 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे पीटीआई के फौज से मुतल्लिक बदलते बयानिए पर। पानी पीटीआई कहते हैं पार्टी और फौज में इत्तेहाद होना चाहिए। इन सब मामलात पर तफसीलन बात करने के लिए बढ़ते हैं बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। अच्छा बुखारी साहब, आज जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे से नवाजा गया है। बुखारी साहब, ये कितनी सिग्निफिकेंट मूव है और फेडरल गवर्नमेंट इसमें क्या मैसेज देना चाह रही है? दो बातें इस हवाले से मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है करना। वो ये है, एक तो ये कि कोई ऐसा ओहदा या कोई ऐसा एजाज़ नहीं है जिसकी आप ख्वाहिश करें तो मिल जाए आपको। इसके लिए आपको बहुत चक्की पीसना पड़ती है, आपको अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना पड़ता है, आपको अपने मुल्क के लिए ऑनर्स अर्न करने पड़ते हैं, आपको अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसको हजीमत का सामना करवाना पड़ता है। ये एजाज़ तब आपको नसीब होता है। हमारी तारीख़ में ये दो मरतबा हुआ है। एक मरतबा तो अयूब खान ने 1958 में जो मार्शल लगाया था और सदर बन गए थे, उसके बाद उन्होंने 1959 में ख़ुद को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया जी। ना उसका कोई मेरिट्स था, ना वो किसी कैबिनेट ने अप्रूव किया था, ना कुछ कोई उसका प्रोसीजर नहीं था, कोई उसकी अचीवमेंट नहीं थी इस एतबार से, एक फ़ौजी जनरल के एतबार से। तो उसकी तो मेरा ख्याल है हवाला भी नहीं देना चाहिए। ये जो हुआ है ये हवा में नहीं हुआ है। ये जनरल आसिम मुनीर ने न सिर्फ ये कि पूरी कौम को फतेह दिलवाई है, अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को चने चबवाए हैं और नाक रगड़ी है उसकी ज़मीन में। वो एक विजनरी फौजी कमांडर हैं। जंग तो बहुत बाद में शुरू हुई, जंग का जवाब तो 7 मई को पैदा हुआ था जी। उससे पहले कन्वेंशन सेंटर की एक तकरीर याद रखें, जिसका मैं अक्सर हवाला देता हूँ। वो कैसे कह रहे थे कि 1.3 मिलियन की आर्मी जो है हिंदुस्तान की, ना हमसे बलूचिस्तान ले सकती है, ना हमसे आज़ाद कश्मीर ले सकती है। ये होते कौन है? जी। द वे ही चैलेंज द मिलिट्री माइट ऑफ इंडिया, और जो जिस धमकी आवाज ने, जिस पुरजोश अंदाज से उन्होंने ललकारा था, उस ललकार को उन्होंने हकीकत का रंग देके कौम को दिखा दिया है। लिहाजा उनका ये एजाज़ जो है ये वेल डिज़र्व्ड मैं कहूँगा, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, मुझे कोई इबाम नहीं है इसके बारे में, कि उन्होंने साबित किया कि वो इसके अहल है। एक बात। दूसरी बात यह है कि उनकी जेनरोसिटी देखें। इस ऐलान के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपना ये एजाज़ जो है पूरी कौम, पूरी मुसल्लह अफवाज, शहीदों और गाजियों के नाम करता हूँ। ये बड़ापन है। लोग तो एजाज़ समेट के घर को चल देते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये पूरी कौम मेरे साथ खड़ी थी। और मैंने ये एक से ज़्यादा बार कहा है कि जंगें जो हैं वो सिर्फ फ़ौजें नहीं जीतती हैं, वो फ़ौजें जीतती हैं जिनके पीछे कौम खड़ी होती है। एक बात तो यह। दूसरी बात यह कि थोड़ा सा ज़रा हम इसकी वजाहत कर दें कि ये एजाज़ आखिरकार है क्या। जी। देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये, अगर आपने मुसल्लह अफवाज की कमांड की हो, आपने कोर्स की कमांड की हो, आपने एक्टिव जंग लड़ी हो और वो जीती भी हो, उस पर तो राय है कि वो जीती भी हो आपने, तो ऐसे ही मिलता है। ये आपको फौरी तौर पर 4 स्टार से 5 स्टार जनरल बना देता है। और इस ओहदे की कोई मुद्दत और कोई मियाद नहीं है। दिस इज़ फॉर लाइफ लॉन्ग। ये अब सारी ज़िंदगी फील्ड मार्शल रहेंगे जब तक वो जिंदा हैं जी। ये एक रैंक ऊपर है 4 स्टार जनरल से। सो ही विल नाउ बी ए 5 स्टार जनरल एंड अबव ऑल द सर्विंग जनरल्स इंक्लूडिंग द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अगर वो अपॉइंट होंगे तो एक तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि ये वाक़तन बहुत बड़ा एजाज़ है। ये वाक़तन चंद लोग इसके लिए बने होते हैं जो इसके मुस्तहिक ठहरते हैं।
तो अच्छा बुरा साहब, ये मेरे लिए एक नई बात थी कि उनको हटाया नहीं जा सकता इस ओहदे से, ये फॉर लाइफ टाइम है। तो क्या कानून में या कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई भी शिक नहीं है कि इनको किस तरह से इससे हटाया देखिए, जाएगा? जिस तरीके या से किसी और को निशाने अगर हैदर appoint का करना हो? एजाज जो है वो बहुत रेयरिटी के साथ बहुत बड़ी शुजात के तमगे के तौर पे दिया जाता है, लेकिन उसका जो ऑनर है उसको बरकरार रखना उसकी कौम की जिम्मेदारी होती है। निशाने हैदर की अगर आप प्रिविलेजेस पढ़ें तो जी, आप जी। हैरान रह जाएंगे। ले इसी तरीके से ये जो ओहदा है, जैसा मैंने कहा कि ये 5 स्टार है, दैट मीन्स इट इज अबव ऑल मिलिट्री रैंक्स। ओके। दूसरी बात यह है कि ये किसी ने अपनी मर्जी से नहीं लिया है, ये वफाकी हुकूमत ने उनको दिया है, और इसमें 3 लोगों के बीच यानी सदर, प्राइम मिनिस्टर और काबीना के बीच इत्तफाक राय था। लिहाजा ये एक प्रोसेस के तहत, एक प्रोसीजर के तहत उनको मिला है, एंड आई थिंक इट इज़ सो वेरी वेल डिजर्व्ड। जी, दूसरी तरफ आ जाइए जनाब कि उनके ऊपर जैसा आपने कहा कि जी उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है ना उम्र का, जी। कि ये कितनी उम्र के लिए होगी, ये सारी ज़िंदगी भर के लिए है, और मुद्दत भी इसकी तय नहीं है, यानी कोई डिफाइंड टेन्योर नहीं है इसका, मीनिंग देयर बाई इट्स फॉर लाइफ। तो जब तक भी जनरल मुनीर जिंदा रहेंगे, ही विल बी, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी दराज करे, वो फील्ड मार्शल रहेंगे। जी भाई साहब, एयर मार्शल से रिलेटेड भी कुछ फैसला हुआ है? वो फैसला ये हुआ है, एक बात तो ये याद रखिए कि जब आप हालत जंग में होते हैं तो आप टॉप कमांड कभी चेंज नहीं करते हैं। हम अभी हालत जंग में हैं, जंग रुकी हुई है, लेकिन जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदुस्तान जी, के लीडर्स के ऊपर हम active बात threat। करेंगे, तो अभी हालत जंग बरकरार है। दूसरा ये कि आपको बाज़ औक़ात थोड़ा सा ऑनर देने के लिए, क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस होती है, आपकी जो कंट्रीब्यूशन होता है वॉर में, उस पर आपको एजाज़ के तौर पर आपकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाती है। जी। जैसा मैंने कहा, 2 बड़ी वजह है, एक उनकी परफॉर्मेंस, दूसरी हालत जंग। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत आसान फैसला है कि एयर चीफ जो है, ही विल कंटिन्यू एज एयर चीफ। अब वो टाइम और क्या मुद्दत कितनी है, वो मेरे ख्याल से हमें थोड़े दिनों में पता चल जाएगी। जी। दूसरी बात यह है कि कंट्रीब्यूशन हमारी तीनों ही फोर्सेस जो है, आर्म फोर्सेस का, पाकिस्तान की आर्मी का, पाकिस्तान की एयरफोर्स का, तो खैर अब पूरी दुनिया में डंके बज रहे हैं उनके, तो किसी के कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उनकी रिकग्निशन जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स से आ रही है, जो डिफेंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पर रिसर्च हो रही है कि जंग जो 5 दिन तक जारी रही और 3.5 घंटे में ख़त्म कर दी, ये कैसे होता है? ये तो लोग इसको मुआजिज़ा कह रहे हैं, लेकिन हमारे शाहीनों ने, हमारे जवानों ने, हमारे नेवी के सेलर्स ने ये साबित करके दिखाया है कि हाँ, ऐसे जंग बंद होती है घंटों में। मैं आपको ईमानदारी से कहूँ कि ये जंग जो है, ये तारीख़ के पन्नों में लिखी गई है, मैं हिंदुस्तानी इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहा हूँ, और आने वाले वक्त में ये जो मिलिट्री एकेडमीज़ हैं उनमें पढ़ाई जाएगी। ये मेरी बात याद रखिए आप, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि इस वक्त फ़ौज का मोरल, आप ज़रा सोचें, जिस जर्नैल को फील्ड मार्शल बना दिया गया हो, जिसके फ़ौजियों ने, जिसके शाहीनों ने, जिसके सेलर्स ने जंग जीती हो, आप सोच सकते हैं उसका मोरल क्या होगा। और एक बात मैंने पिछले प्रोग्राम में कही थी, आज उसका दोहराने का वक्त है। 1971 में हिंदुस्तान की फ़ौजों ने हमारे मुल्क को आधा कर दिया था, हालांकि उसके फैक्टर्स दीगर थे। इट वॉज पोलिटिकल बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान के अंदर म्यूटनी हुई, लेकिन इसी मरदूद मोदी ने उसका क्रेडिट लिया कि हमने मुक्ति बानी को ट्रेन किया, हमने मुक्ति बानी की शक्ल में अपने फ़ौजी वहाँ भेजे जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत की। वो एक दाग था, हमारे दिलों पर भी था, हमारी फ़ौज पर भी था, और उस हजीमत को हमने जिस तरह से ख़त्म किया है, उसके बाद पाकिस्तान की फ़ौज का मोरल इज़ नाउ समथिंग इन द स्काइज। कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी डीजीएमओस में राब्ता हुआ है, तो फर्दर डीएस्केलेशन की बातें हो रही हैं, तो क्या आप लगता है कि मसला ख़त्म होने के करीब है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस पर बराह रास्त इसका जवाब देने से पहले थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड के अंदर चले जाते हैं। जब से जंगबंदी हुई है, 3 चीज़ें हो रही हैं। एक तो पूरे भारत में लाठीचार्ज है ट्रंप पर, उसका नाम ले लेके पॉलिटिशियंस, उनके जो फौजी एक्सपर्ट्स हैं, उनके जो रिटायर्ड जनरल हैं, कोई पूछ रहा है कौन होता है वो आके सीज़ फायर कराने वाला, किसने इजाज़त दी उसको, सो एंड सो, पता नहीं किस किस किस्म की बकवास जो है वो जारी है वहाँ। लेकिन मैं एक बात आपको ईमानदारी से कहूँ, अगर ट्रंप बीच में नहीं कूद पड़ते
और सीज फायर नहीं हो जाती तो हिंदुस्तान का वो बेड़ा गर्क होना था जिसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकते। अगर 3.5 घंटे की जंग ने उनका ये हाल कर दिया है तो आप तस्वुर करें कि अगर ये जंग एक हफ्ता 10 दिन मजीद रहती तो क्या होता। इसलिए कि उनके तैयारे उड़ने की जरूरत भी ना करते। हमारे मिसाइल और ड्रोन्स वो न्यू दिल्ली के ऊपर तो परवाजें करते रहे हैं। ड्रोन्स हमारे के बारे में तो खुद हिंदुस्तान कहता है कि दिल्ली के ऊपर ड्रोन्स चल रहे हैं, तो हम क्या हशर करते हैं। और अभी तो हमने सिर्फ फतेह 1 फतेह 2 इस्तेमाल किया है। अभी तो हमारे मिसाइल की सीरीज एंड सीरीज है, कहीं हतफ है, कहीं अब्दाली है, मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो बड़ी लंबी फहरिस्त है। अभी तो हम यहाँ से बैठ के हिंदुस्तान की दूर तरीन जगह जो है वहाँ मिसाइलों से हिट कर सकते हैं, वहाँ ड्रोन के ज़रिए हम पहुँच सकते हैं। तो हमारी कैपेबिलिटी के बारे में हमारे कमांडर्स ने भी यही कहा, जनरल आसिम मुनीर ने भी ये कहा, हमारे स्पोक्स पर्सन ने भी ये कहा, DG ISPR जो उन्होंने कमाल की कंडक्ट किया है पूरी इस जंग के दौरान, उन्होंने भी ये कहा कि अभी तो हमने अपनी सलाहियत का 5% इस्तेमाल किया। भैया आप तो अभी से परेशान हैं। वो क्या है, अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक तो ये हो गया। लिहाजा दूसरी बात कि हिंदुस्तान की लीडरशिप, हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान का सोशल मीडिया धड़ाधड़ कौम के साथ झूठ बोलते रहे हैं और अब वो तमाम झूठ समेटना पड़ रहा है। अच्छा बुखारी साहब, अभी आपने ये कहा कि वो ट्रंप के जो है इसमें सारे में रोल को डिनाई कर रहे हैं, तो बुखारी साहब इससे तो ऐसा लगता है कि अगर वो ये कह रहे हैं, जैसे उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने भी कहा कि जो सीज फायर है 2 तरफा थी, तो ऐसे लग रहा है कि फिर तो अगर अमेरिका के भी रोल भी नहीं है इसमें, तो फिर तो यूँ लगता है कि पाकिस्तान से डर के सीज फायर कर दी है। देखिए पहली बात तो ये है कि ये कह के कि ट्रंप का कोई रोल नहीं है इसमें, हमने तो उनसे नहीं कहा था जी, वो अपनी हजीमत मिटा रहे हैं और अपने जख्म चाट रहे हैं। मैं आपसे बिल्कुल सही अर्ज करूं, अगर हिंदुस्तान कहता भी तो शायद हम नहीं मानते, इसलिए कि हिंदुस्तान ने तो हमला किया था, हम तो उसका जवाब दे रहे थे। आवर्स वाज ए डिफेंसिव ऑफेंसिव पोजीशन। ट्रंप हैज़ ए रियल बिग रोल कि ये जंग जो है वो बंद हो गई। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की लीडरशिप को, हिंदुस्तान की आवाम को उनको अवतार मानना चाहिए जी, क्योंकि वो अगर नहीं। और दूसरी बात भाई साहब, तो आपने नहीं माननी थी ना फिर। अगर ट्रंप अपनी मर्जी कर रहा था Opposition भी यही तो कह रही है। आपने कैसे मान ली? जी, आपने मान ली इसलिए कि आपके गले पड़ रही थी, आपकी जो वो धर्म तख्ता हो गया था पूरी मिलिट्री माइट का, इंक्लूडिंग योर एयरफोर्स। जलील करवा दिया आपने फ्रांस को राफेल के हवाले से, यानी रशिया को ये जो SU-30 और ढके छुपे अल्फाज में कश्मीर पर बात करने पर भी एग्री हो गए हैं। अब देखिए, अब इससे भी पीछे हट रहे हैं, लेकिन डेड ये कमिटेड बात है कि इस वक्त सीज फायर हिंदुस्तान की रिक्वेस्ट पर हुई थी। हिंदुस्तान को ये अल्टीमेटली मानना पड़ेगा, इसलिए कि पूरी दुनिया ये मान रही है कि इस सीज फायर की रिक्वेस्ट, और कुछ यूरोपियन लीडर ने तो कहा भी है, ये अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने भी कहा है ये कि इट वाज इनिशिएटेड बाय द इंडियंस। और मैं समझता हूँ कि हमारी पोजीशन बहुत एडवांटेजियस है, इसलिए कि हमने अपना डिफेंस किया और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात भी मानी। जी, लेकिन ये बात हमने बावर करा दी हिंदुस्तान को कि अगर आपने यू डेयर अगेन एंड वी विल टीच यू द लेसन ऑफ योर लाइफ टाइम। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये जितनी बढ़ के मारी जा रही हैं ये सब जाली हैं। अच्छा बुखारी साहब, अभी द टेलीग्राफ ने लिखा है कि फौजी महाज पर तो भारत को शिकस्त हुई है, अब सिफारती महाज पर भी जो है भारत को शिकस्त हो रही है। अगर मैं आपको सिर्फ यूरोप और अमेरिका के अखबारात के अदारिये जी, और उनकी लीड स्टोरीज़ और उनकी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ बताऊं, मेरा ख्याल है अब अगला हम ये सुनेंगे कि हिंदुस्तान में इंटरनेट पर और अदरवाइज़ ये सारे अखबार जो है बाहर के, इनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। नेक्स्ट यही रहती है। न्यूयॉर्क टाइम, जी, वॉशिंगटन पोस्ट, डेली टेलीग्राफ, द वायर जो खुद इंडिया की प्रोपेगेंडा एजेंसी है, वहाँ भी आपको छुपे अल्फाज में अपनी The शिकस्त Economist का में भी लिखा है तस्लीम इसमें, करना। जी। इकोनॉमिस्ट और पूरा इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो स्काई टीवी था, चाहे वो लंदन की दूसरे टीवी चैनल्स थे। BBC ने एक झूठ बोला हिंदुस्तान के कहने के ऊपर और बाद में माजरत करनी पड़ी उसके ऊपर। तो इंटरनेशनल मीडिया का महाज जो है
वो हिंदुस्तान बुरी तरह से वहाँ भी हारा है। हमारे मीडिया ने जहाँ जिम्मेदारी का सबूत दिया है, वहाँ हमारे मीडिया को अप्रिशिएट किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। जी। आज भी मैं एक फंक्शन में था जहाँ मैंने खुद भी तकरीर की है। मैं अब पाकिस्तानी मीडिया का हिस्सा होने के ऊपर फ़ख्र करता हूँ, इसलिए कि चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया था, चाहे वो सोशल मीडिया था जिसके ऊपर कोई कदगन नहीं होता, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, जी। दोनों ने मिलके नेशनल स्पिरिट के साथ सच बोला है। और जो तस्वीर और मंजर कशी ज़मीन पर थी, यानी ज़मीनी हक़ाइक़ को उन्होंने इन लेटर एंड स्पिरिट पेश किया है। ये तो दो बातें बिल्कुल तय हैं। इवन अब तो भारत के जो नौजवान हैं उन्होंने भी, जो मीडिया ने, भारतीय मीडिया ने जो रोल प्ले किया है उस पर अच्छी खासी तनकीद की है। जी बुखारी साहब, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, ये तो वो आवाज़ें हैं जो हम तक पहुंच रही हैं। जैसा जी। मैंने पहले कहा इब्तिदाइये में आपके सवाल के जवाब में, कि हिंदुस्तान के अंदर हर लेवल के ऊपर आवाज़ें उठ रही हैं। मीडिया अपनी की हुई बकवास और अपने बोले हुए झूठ को समेट रहा है। शर्मसारी से माफ़ियाँ मांगी जा रही हैं बाकायदा। बड़े बड़े नाम जो कह रहे थे, किसी ने यहाँ पर समुंदर बना दिया था लाहौर में और जी। यहाँ उनके जहाज़ लंगर अंदाज हो गए थे। किसी ने हमारे आर्मी चीफ को गिरफ्तार करा के और किसी की हुकूमत कायम कर दी थी। यहाँ पर ऐसे ऐसे बड़के और झूठ और बकवास चला मीडिया के ऊपर, जो अब समेटना मुश्किल हो रहा है। तो ये आवाज़ें पार्लियामेंट के अंदर से उठ रही हैं, राहुल गांधी की बातें आपके सामने हैं। ये आवाज़ें मेन स्ट्रीम मीडिया से उठ रही हैं। सोशल मीडिया के ऊपर वो गत बन रही है मोदी के, जिसका कोई हिसाब नहीं है। असल में अब जो हो रहा है वो ये कि इंटरनेशनल फोकस चूँकि पाक भारत जंग के हवाले से हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे था, जो हिंदुस्तान के अंदर जो गड़बड़ है, जिस खौफनाक नस्ल की डिवीज़न है, वो भी सामने आ रही है। आपने देखा जो इल्ज़ाम हम पर लगाया गया कि जी हमने गोल्डन टेम्पल के ऊपर मिसाइल मारे हैं, उसकी तरदीद हमें करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आ रही। कि वहाँ के जो प्रबंधक कमेटी होती है, जो गुरुद्वारे का निज़ाम चलाती है, गोल्डन टेम्पल जो है, उनके जो नाम भी है आपके पास, रघुबीर सिंह साहब ने कहा, कभी हम सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान जो है वो हमारे गोल्डन टेम्पल के ऊपर बमबारी करेगा, और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बल्कि अगर मैं याद दिला दूं तो कुछ हरकत की थी घटिया भारत की फ़ौजियों ने, जो चंद मिसाइल जो हैं जो उधमपुर से चले थे, उनको ईस्ट पंजाब में गिरा के ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की थी। लेकिन हमारे मीडिया ने और हमारी फौजी रिप्रेजेंटेटिव ने बर वक्त जो है उसका। एक और बात जो मैं करना चाहता हूँ इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वो यह है कि राजनाथ एक उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं जी। वो वैसे तो पंजाबी ज़बान कहते हैं चवले मारने के, और वैसे कहते हैं ढींगे हाँकने के मास्टर हैं वो पहलगाम गए हैं। वहाँ उन्होंने एक तकरीर में कहा कि जंग तो बंद नहीं हुई, अभी तो ट्रेलर हमने दिखाया, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। ओ मिस्टर राजनाथ, शट योर माउथ। इसलिए कि अगर पिक्चर चलती तो तुम पहलगाम में ये बयान न दे रहे होते, या तुम्हारी कहीं कब्र बन रही होती, या तुम लाशें समेट रहे होते, ये हशर करते हम तुम्हारा। तो एक तो ये है कि उन्हें झूठ बोलने की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि उनका ट्रस्ट लेवल जो है वो ऑलमोस्ट सब ज़ीरो लेवल पर है। वहाँ की जो लीडरशिप है उसके ऊपर कौम को कोई ट्रस्ट नहीं, क्योंकि कौम ये समझती है कि लीडरशिप ने मरवा दिया उनको, जलील करवा दिया उनको। जी। अच्छा बुखारी साहब, अभी इरफान सिद्दीकी साहब, भारत को इतनी बुरी शिकस्त हुई है, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि अभी भी जंग का खदशा जो है वो मौजूद है। तो क्या लगता है कि इतनी बुरी तरह हारने के बावजूद अब जो है मोदी गवर्नमेंट या भारत दोबारा से इस तरह की कोई हरकत कर सकता है? देखिए, ये हमें कॉन्शियस तो रहना चाहिए, हमें कॉशियस भी रहना चाहिए। हिंदुस्तान एक घटिया बुज़दिल दुश्मन है, कोई भी घटिया हरकत कर सकता है। लेकिन अगर मैं आपको हवाला दूं, जो DGISPR के रिसेंट 3 बड़े इंटरव्यूज़ हैं जो अपने जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब के हैं, एक उन्होंने टर्किश TV को दिया था, उसमें बड़ी तफसील के साथ उन्होंने पूरी सूरत हाल की वजाहत कर दी थी, इन लेटर एंड स्पिरिट, बगैर किसी झूठ का सहारा लिए। अब अभी उन्होंने एक चाइना के साथ इंटरव्यू दिया है, आज वो हमने देखा है वो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कहीं भी झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हर चीज़ जो हमारे यानी तर्जुमानों ने, फ़ौज के तर्जुमानों ने, ख़ास तौर से जो तीनों अफवाज के इकट्ठे बैठते थे, उन्होंने जो कहा 7 सबूत दिया। पूरी दुनिया ने अब मान लिया ना कि 5 जहाज़ गिरे हैं, हिंदुस्तान ने तो नहीं माना। उन्होंने मान लिया ना, पूरी दुनिया ने, रफ़ेल ने भी मान लिया कि हाँ तैयारा गिरा। रफ़ेल का गिरना मोदी के ताबूत में कील, आखिरी कील के बराबर है। ये अतराते हुए, काश हमारे प्रोड्यूसर वो दिखा सकते जो तकरीर थी इनकी, मुझे रफ़ेल मिल जाए फिर देखें मैं दुश्मन का क्या हाल करता हूँ।
तो जो रफाल का हाल करवाया है उन्होंने, वो तो कंपनी भी रो रही है और पीट रही है और चला रही है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, ये इंटरव्यूज़ जो हैं इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की पोजीशन को, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ को बिल्कुल वाजे कर दिया है। इसी तरीके से जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहाँ पर भी हमारा केस जो है और हमारा बयानिया जो है उसको पजीराई हासिल हुई है। अब आ जाइए आपके उस बयान पर जो सवाल आपने किया। जी। देखिए, ये सही बात है कि हमें बहुत कॉशियस रहना है, हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए अपनी फतह। हमने फतह हासिल की है, कोई दो इसके बारे में राय नहीं है। और अब जिस तरह की डी एस्केलेशन हम देख रहे हैं, जो आपने हवाला दिया था DGMOs का, वहाँ पर अब रेगुलर फोर्सेस जो हैं उनको वापस बुला के जो कन्वेंशनल फोर्सेस हैं, यानी हमारी तरफ से रेंजर्स और उनकी तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो रिप्लेस करेगी एक्टिव ट्रूप्स को। दैट मीन्स कि भारत ने अब दिली तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है सीज़ फायर को। लिहाजा मैं समझता हूँ कि एज ए पाकिस्तानी, एज ए जर्नलिस्ट, मैंने ज़िंदगी में वॉर्स रिपोर्ट की हुई हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि भारत अब शुक्र करेगा कि जान छुट गई है। जी बुखारी साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कॉशियस रहने की जरूरत तो है, लेकिन ये बात क्लियर हो गई है कि ये जंग पाकिस्तान हर महाज पर जीत चुका है।